फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 बीकॉम सैप 1 सीसीएफ का रिवीजन कर रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, देखो तो नहीं ना कट रहा। सुनिए, पहले क्वेश्चन पेपर पैटर्न आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपका ग्रुप ए में 10 मार्क करके आपको 3 क्वेश्चन करना होगा, दिया रहेगा 5 क्वेश्चन, और ग्रुप बी में 15 मार्क करके आपको 3 क्वेश्चन करना होगा, जिसमें एक रिजर्व है फाइनल अकाउंट। बाकी बचा दो के लिए 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 करना होगा। पहले ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी हुआ करता था, मैंने 5 मार्क के भी क्वेश्चन आते थे, बट अब वैसा पैटर्न नहीं रहा, पैटर्न चेंज हो गया है। ग्रुप ए में आपको 10 मार्क करके 3 क्वेश्चन और ग्रुप बी में 15 मार्क करके 3 क्वेश्चन, जिसमें 1 क्वेश्चन फाइनल अकाउंट कंपलसरी। चलिए आइए, थ्योरी से हम चैप्टर 1 से रिवीजन करा रहे हैं। जो छोटा छोटा चैप्टर है वो सारा रिवीजन करा देंगे, और जो बड़ा चैप्टर है टेलीग्राम में आपको लिंक दिए हैं, ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग यूट्यूब से कर रहे हैं, जिनको दिक्कत होगा बोलिएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको भी दे दिया जाएगा, आप भी ज्वाइन करके कर लीजिएगा। सुनिए, अब ये पीडीएफ आप लोगों को, हाँ थ्योरी है, ये पीडीएफ आप लोगों को हम ग्रुप में दे दिए हैं, समझ रहे हैं। तो पीडीएफ थोड़ा खोल लीजिए, और जो लोग यूट्यूब से करें डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सुनिए, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। पहला है अकाउंटिंग का डेफिनेशन। अकाउंटिंग का डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग एक क्या प्रोसेस है जिसके जरिए डेटा को कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं माना लिखते हैं, समराइज करते हैं माना एक जगह सजा लेते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, अलग अलग करते हैं, फिर उस पर विचार विमर्श करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ collecting, recording, summarizing, analyzing and communicating on financial statement. Next, users of accounting information. जो हमारे अकाउंटिंग को यूज करेगा उसको यूजर्स कहते हैं। जो हम हिसाब किताब कर रहे हैं, जो हमारे अकाउंटिंग को यूज करेगा उसे क्या कहते हैं, यूजर्स। समझ पा रहे हैं? अकाउंटिंग को यूज करेगा मतलब क्या, हमारे इंफॉर्मेशन को यूज करेगा। कैसा इंफॉर्मेशन को यूज करेगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, इसलिए इसका नाम है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कोई भी हिसाब किताब अपने लिए करते हैं कि यूजर्स के लिए, किसके लिए करते हैं, यूजर्स। यूजर्स कौन हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम ये हिसाब किताब करेंगे तो किसके लिए करेंगे, हम अपने लिए और आप लोगों के लिए। आप लोग कौन है, यूजर्स, और हम भी कौन है, यूजर्स। समझ पा रहे हैं? तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर दोज पर्सन, users of accounting information are those person who take the economic decision on financial statement. Financial statement के ऊपर ये लोग क्या लेता है, इकोनॉमिक डिसीजन को लेता है। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, यूजर्स। यूजर्स 2 तरीका का है, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। कंपनी के अंदर के लोगों को कहते हैं इंटरनल यूजर्स, और कंपनी के बाहर के लोगों को कहते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में आता है ओनर, मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर। कंपनी के अंदर के लोग हैं, ओनर, मैनेजर, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब इंटरनल यूजर्स है। एक्सटर्नल यूजर्स कौन है भाई, बाहर के लोग, जैसे क्रेडिटर, सप्लायर, गवर्नमेंट, कंपटीटर। इस तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में भी आर 2 टाइप्स, इंटरनल, एक्सटर्नल। आपके कंपनी के अंदर के लोग इंटरनल, कंपनी के बाहर के लोग एक्सटर्नल। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, कि रेलेवेंस होना चाहिए, माने जरूरी वाला बात लिखा होना चाहिए, आलतू फालतू बात नहीं लिखा होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए, और आपका अंडरस्टैबिलिटी होना चाहिए। अंडरस्टैबिलिटी माने उससे हम लोग समझ सके, अकाउंटिंग को क्या कर सके, समझ सके। कंपेरेबिलिटी होना चाहिए, जिसको हम क्या कर सके, कंपेयर कर सके। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, या हम लोग कहते हैं सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ब्रांचेज 4 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। तो ये क्या है, अकाउंटिंग के ब्रांचेज है। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। डबल इंटरेस्ट सिस्टम। डबल इंटरेस्ट सिस्टम का मतलब एक आइटम को डेबिट करेंगे, दूसरे आइटम को क्रेडिट करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, डबल इंटरेस्ट सिस्टम। Double interest system refers to one item should be debited and another item should be credited. It is a scientific effect. ये कैसा इफेक्ट होता है भाई, साइंटिफिक होता है, इसको हम कहते हैं डबल इंटरेस्ट सिस्टम।
बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। इट एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट। बुक कीपिंग में क्या लिखते हैं? ट्रांजेक्शन को और इवेंट को आइडेंटिफाई करते और लिखते हैं। ट्रांजेक्शन और इवेंट को हम लोग आइडेंटिफाई करते और लिखते हैं, और जैसे ये खत्म हो जाता है अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। इसको कहते हैं बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। बुक कीपिंग के जरिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और लिखते हैं। ये खत्म होते ही अकाउंटिंग चालू हो जाएगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे आता है? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस, एसेट्स क्या होता है भाई? एसेट मीन्स एनीथिंग। एसेट माने संपत्ति। एसेट मीन्स एनीथिंग विच जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। एसेट किसको कहिएगा? एसेट में सब कुछ आ जाएगा जो भविष्य में आपको कौन सा लाभ देने वाला है, इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाला है। इसको हम क्या कहते हैं? एसेट। करेंट एसेट का मतलब होता है जो पैसा आपको 12 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा। अमाउंट रिसीवेबल विद इन 12 मंथ। अमाउंट रिसीवेबल विद इन 12 मंथ, उसको क्या कहते हैं? करेंट एसेट। लायबिलिटी मीन्स लाइबल टू पे। लायबिलिटी माने देना पड़ेगा पैसा, जिम्मेवारी है। बोझ कर जिम्मेवारी को क्या कहते हैं? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी मीन्स लाइबल टू पे। इंटरनल लायबिलिटी में आता है कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, इसको कौन सा लायबिलिटी कहते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी? इंटरनल माने अपना पैसा है, किसी और को देने का दरकार नहीं है। नॉट पेड टू द थर्ड पार्टी, खुद आप रखिए, आपका पैसा है। इसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। करेंट लायबिलिटी माने 12 महीने के अंदर अंदर पैसा चुकाना होगा। अमाउंट पेबल विद इन 12 मंथ। अमाउंट पेबल विद इन। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी के बीच में जो अंतर आता है और बैलेंस जो बच जाएगा उसको हम इक्विटी कहते हैं। इक्विटी इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी। रेवेन्यू का मतलब होता है प्रॉफिट। रेवेन्यू माने क्या होता है? प्रॉफिट। नॉर्मल आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको कमाई हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू इज द मनी जनरेटेड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। रेवेन्यू इज द मनी जनरेटेड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू। एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसा कॉस्ट जो बिजनेस को चलाने के लिए खर्च किए, ऐसा कॉस्ट जो बिजनेस को चलाने के लिए खर्च किए। नेक्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट, अभी आपका थ्योरी है। सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? अकाउंटिंग साइकिल में टोटल आपका 6 चीज आता है। पहला रिकॉर्डिंग। पहला क्या? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग माने जर्नल। रिकॉर्डिंग माने दूसरा क्लासिफाइंग माने लेजर। समराइजिंग माने ट्रायल बैलेंस। एनालाइजिंग माने ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। और इंटरप्रेटिंग माने एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट पे विचार विमर्श करना। और कम्युनिकेटिंग माने बातचीत करना, वार्तालाप करना। अकाउंटिंग साइकिल के कितने स्टेज है भाई? टोटल 6। पहला क्या? रिकॉर्डिंग। दूसरा क्लासिफाइंग। तीसरा समराइजिंग। चौथा एनालाइजिंग। पांचवा इंटरप्रेटिंग और छठा कम्युनिकेटिंग। कंसेप्ट माने क्या होता है? कंसेप्ट मीन्स आइडिया एंड टेक्निक। आइडिया और टेक्निक को क्या कहते हैं? कंसेप्ट कहते हैं। बहुत तरीके कंसेप्ट है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस चलते रहेगा, बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। बिजनेस क्या है? गोइंग कंसर्न कहता है कि बिजनेस विल बी गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर इंडेफिनाइट पीरियड। बिजनेस चालू हो गया तो चलते रहेगा। ये कौन कहता है भाई? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है उसी आइटम को बुक्स में लिखना है जिसको रुपया में माप सकते हैं। जिसको रुपया में मेजर नहीं कर सकते उसको नहीं लिखना है। समझ रहे? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है उसी आइटम को लिखो जिसको रुपया में मेजर किया जा सकता है। एज पर दिस कंसेप्ट ओनली दोज आइटम रिकॉर्डेड हु मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी। पहचानने के लिए आता, लाइन दे देगा, बोलेगा कौन सा कंसेप्ट है बताओ। इस सब पे क्वेश्चन होता है पहचानने के। एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट आर दो। एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग है, इसीलिए कैपिटल को लायबिलिटी मानते हैं। इसीलिए कैपिटल क्या मानते हैं? एज पर दिस कंसेप्ट बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेटेड, दैट्स व्हाई कैपिटल शुड बी ट्रीटेड एज द इंटरनल लायबिलिटी। एंटिटी कंसेप्ट कहता है बिजनेस और ओनर अलग है, इसलिए कैपिटल को हम क्या मानते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि समाज का रीति रिवाज फॉलो करिए। समाज में कोई नुकसान होने वाला रहता है या नुकसान हो गया रहता है तो लोग सबको बताते हैं। तो वैसे ही बिजनेस में अगर लॉस होने वाला है या लॉस हो चुका है तो आप सबको बताइए। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म।
एज पर दिस कंसेप्ट फॉलो कस्टम ऑफ द सोसाइटी, दैट इज एंटिसिपेटेड लॉस बुक टुडे। फ्यूचर का लॉस आज ही बुक करो, आज ही लिखो, आज ही लोगों को लिख के बताओ कि हमारा लॉस होने वाला है। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न बोला तो बिजनेस का लाइफ इनडेफिनाइट है, तो क्या इनडेफिनाइट के बाद हिसाब किताब करेंगे कि एक पर्टिकुलर समय पे हिसाब होना चाहिए? तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहा कि एक एक साल पे हमें हिसाब कर लेना चाहिए, 1 ईयर पे हमें हिसाब कर लेना चाहिए। ये कौन सा कंसेप्ट कहा भाई? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। इनडेफिनाइट लाइफ ऑफ बिजनेस डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट, दैट इज 1 ईयर। एक एक साल पे हिसाब हो जाना चाहिए, इसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट। जब बिजनेस मर जाएगा, बिजनेस चलने वाला नहीं है, तो कौन सा कंसेप्ट को लगाते हैं? रियलाइजेशन कंसेप्ट। एज पर दिस रियलाइजेशन कंसेप्ट अप्लाई व्हेन बिजनेस विल बी नो मोर, बिजनेस खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा? रियलाइजेशन कंसेप्ट। मैटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है कि ओनली मैटेरियल आइटम रिकॉर्डेड, रिलेवेंस आइटम रिकॉर्डेड, सच्चाई को लिखो, सच बात को लिखो, आलतू फालतू बात को मत लिखो। ये कौन कंसेप्ट कहता है? मैटेरियलिटी कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि कैश का भी आइटम रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट का भी आइटम रिकॉर्ड करेंगे, माने नगद का भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, उधार वाला भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। इसको हम कहते हैं एक्रूअल कंसेप्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन तो आगे ही बोल दिए हैं, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मैचिंग कंसेप्ट कहता है बिजनेस का बैलेंस को मैच कराओ, बैलेंस को मैच करा के आंसर निकालिए। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट में इसीलिए लिखते हैं। इसको हम कौन सा कंसेप्ट कहते हैं? मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट तीसरा चैप्टर है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस माने ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, एक्रूअल माने नगद का भी ट्रांजेक्शन लिखेंगे और उधार का भी लिखेंगे, इसको कहते हैं एक्रूअल। अब प्रश्न आता है कि सवाल कैसे बनेगा? सवाल बनाने का सिंपल तरीका देख लो, देखिए बोर्ड में देखिए। सवाल बनाने का इसका सिंपल तरीका है, सुनिएगा। सवाल बनाने का इसका सिंपल तरीका है, ये है फॉर्मूला, ठीक है? कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस। अगर कैश बेसिस आप बना रहे हैं तो ऊपर में लिख दीजिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर कैश बेसिस, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर कैश बेसिस। अगर कैश बेसिस आप बना रहे हैं तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर कौन सा बेसिस? कैश बेसिस। अगर कैश बेसिस बना रहे हैं, कैसे बनेगा? पैसा आएगा, माने इनकम है, आमदनी है, पैसा आएगा तो ऊपर में सबसे पहले ऐड कर दीजिए, सब पैसा आने वाला को ऐड कर दीजिए। पता कैसे चलेगा पैसा आ रहा? रिसीव रहेगा, रिसीव रहेगा या सेल करिएगा तो पैसा आएगा। सुन रहे हैं आप? पैसा आएगा तो आपको ऐड कर लेना है, पैसा आएगा तो आप खर्चा को लेस कर देना है, पैसा आएगा तो ऐड कर लेना है, खर्चा को लेस कर देना है। मान लो फीस रिसिप्ट है तो फीस रिसिप्ट से पैसा आएगा ना जी, फीस रिसीव करिएगा तो पैसा आएगा। मान लो फीस रिसीव 50,000 मान लेते हैं, मान लो दवाई बेचे हैं, सेल ऑफ मेडिसिन, तो बेचिएगा दवाई तो पैसा तो आएगा ना जी। और मान लीजिए दवाई बेचे हैं तो पैसा आया हुआ 60। और मान लो दवाई उधार में बेचे हैं, समझ पा रहे हैं? क्रेडिट सेल ऑफ मेडिसिन, तो उधार में बेचे हैं तो कैश बेसिस में नहीं आते, क्रेडिट सेल ऑफ मेडिसिन नहीं आते। इलाज किए हैं, फीस बाकी है, फीस अप्रूव, तो वो नहीं आता है कैश बेसिस में। माने प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, समझ पा रहे? ये सब दिखाई देगा तो आप इग्नोर कर देते हैं। कौन सा बेसिस में? कैश बेसिस में। खर्चा लेस होता है, देखिए पैसा आया तो चुपचाप पहले ऐड कर दो, पैसा आने वाला, और जितना खर्चा है लेस कर दो। मान लो रेंट पेड है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो रेंट पेड है 10,000 तो घटा दो, खर्चा है। जनरल एक्सपेंस है 5,000 तो लेस कर दो। और मान लो कि परचेज मेडिसिन, दवाई खरीदे हैं, बेचे तो कितना भी तो पड़ेगा ना, कहाँ से बेचो? तो परचेज मेडिसिन मान लो हम लोग खरीदे में 20,000, तो पहले ऐड वाला कितना हुआ? 50 और 60, 1,10,000। और ये लेस वाला को घटा दीजिए, 1,10,000 में से कितना जा रहा है? 10 5 15, 15 और 20 35, तो 1,10,000 में से 35,000 जाएगा तो 75 कुछ 75,000 लिख दीजिए। ये हुआ आपका इनकम अंडर कौन सा बेसिस? कैश बेसिस। इनकम अंडर कौन सा बेसिस? ठीक है।
इसमें प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग कुछ भी रहेगा वो सब इग्नोर कर देते, वो सब नहीं लेते, ना ही एडवांस लेते हैं ना ही बाकी का लेते हैं, उसको हटा देना। समझ गए? अब मान लीजिए ये तो हुआ कैश बेसिस। मान लो क्रेडिट सेल हुआ है 10,000, तो क्रेडिट सेल सेल ऑफ मेडिसिन में ऐड करो। मान लो क्रेडिट सेल हुआ है तो क्रेडिट सेल सेल में ऐड करो। क्रेडिट सेल सेल में क्या करो, क्योंकि उसी से संबंधित है। मान लो फीस बाकी है, फीस बाकी है 20,000, तो फीस एक्रूड है तो फीस में ऐड करो। फीस एक्रूड है तो फीस में बाकी लेस करो, बात खत्म, ऐड करो 50 और 20। ठीक है, मतलब एक्रूअल अगर बेसिस है ना तो बाकी है तो जोड़ दो, जिसका नाम है उसमें जोड़ दो। अब प्रीपेड है तो लेस कर दो, जिसका नाम है उसके साथ लेस कर दो, जिसका नाम है उसके साथ लेस करो। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? अब मान लो फीस एक्रूड है तो फीस के साथ जोड़ेंगे, क्रेडिट सेल है तो सेल के साथ जोड़ेंगे। अब मान लो इधर में बोल रहा है कि प्रीपेड रेंट है, मैंने एडवांस में दे दिया था, तो रेंट के साथ घटा लो। मान लो प्रीपेड रेंट है आपका 2,000, रेंट 10,000 है। क्या बेटा? कैश बेसिस नहीं हुआ, एक्रूअल कर रहे हैं ना, कैश तो करा दिया, एक्रूअल कर। मान लो प्रीपेड रेंट है तो रेंट के साथ घटा दो। आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस के साथ जोड़ दो। माने आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को यही करना है कि जिसका नाम है उसके साथ आपको एडजस्ट कर लेना, जिसका नाम है उसके साथ नियम से में रहेगा। पैसा आएगा तो ऊपर ऐड, पैसा जाएगा तो लेस, पैसा आएगा तो ऐड, पैसा जाएगा तो, चाहे वो कैश बेसिस हो या एक्रूअल बेसिस हो। कैश बेसिस में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं लेना है और एक्रूअल में लेना है। और एक्रूअल में कैसे लेना है? अब मान लो फीस एक्रूड है तो फीस के साथ जोड़ो, क्रेडिट सेल है तो सेल के साथ जोड़ो, प्रीपेड रेंट है तो रेंट के साथ घटा दो, प्रीपेड रेंट है तो रेंट के साथ घटा दो। और मान लो आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस है तो जनरल एक्सपेंस के साथ जोड़ दो। मान लो जनरल एक्सपेंस के साथ, जनरल एक्सपेंस 5,000 है ना, अब मान लो बाकी 1,000, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6,000। ऐसे करते हो। परचेज ऑफ मेडिसिन सेम रखो, परचेज ऑफ मेडिसिन मान लो 20,000 सेम रखो, तो कितना हो रहा? 70 1,40,000। और इधर कितना हो रहा? 10 में से 2 जाएगा 8,000, तो 8 है 14, 14 20 34, तो 1,40,000 में से 34,000 जाएगा, कितना बचेगा? 1,04,000। ये हो गया इनकम अंडर कौन सा बेसिस? एक्रूअल बेसिस। इनकम अंडर एक्रूअल बेसिस। रिपीट कर रहे हैं, सुना, चाहे कैश बेसिस हो या एक्रूअल बेसिस, तरीका इसका सुनो। पैसा आएगा तो ऊपर ऐड कर लेना, अब पैसा आएगा तो लेस। अब कैश बेसिस है तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को छोड़ देना, नहीं लेना है। एक्रूअल है तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड लेना है, लेकिन कैसे लेना है? आउटस्टैंडिंग जिसका नाम है उसका नाम के साथ जोड़ दो, अब प्रीपेड जिसके साथ है उसके साथ ले। समझ गए? देखिए क्या है, एक अपने बुक में क्वेश्चन दिए हैं। मिस्टर समीर रॉय, सोल प्रोप्राइटर ऑफ ए स्मॉल बिजनेस, द प्रॉफिट उनका दिया हुआ है 2,40,000। He provide the following additional information. सुनिएगा, एक्रूअल बेसिस से बनाना है। एक क्वेश्चन है, पहले प्रॉफिट दिया हुआ है तो पैसा तो आया है, प्रॉफिट से लिख दीजिए। कितना प्रॉफिट आया हुआ? 2,40,000। 2,40,000। चलो नीचे देखो, क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल से पैसा सेल करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। एक्रूअल है तो उधार हो चाहे कुछ, उससे क्या मतलब, हमको लेना है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितना? 41। चलो उसके बाद देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चा है भाई, खर्चा से क्या होगा? पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा, तो लेस करो। कितना है? 10 है।
अच्छा, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, कमाया है लेकिन नहीं मिला, तो ऐड करो, पैसा आ रहा ना भाई। इनकम अर्न कितना है? 8,400। रेंट पेड इन एडवांस क्या होगा? लेस होगा। रेंट पेड इन एडवांस लेस होगा, कितना है भाई? 5,000। अब तो कुछ है नहीं, क्रेडिट पर से लेस होगा, क्रेडिट पर से छोड़ दिए, क्रेडिट पर से लेस होगा। क्रेडिट पर से कितना है? 24। और रेंट पेड इन एडवांस कितना है? 5,000। हो गया। ऐड वाला को वहां निकालो, लेस वाला को इधर निकालो। सुनिए, तो 2,40,000 और 41 कितना हो रहा है? 2,81,000। 2,81,000 और 8 कितना हो रहा है? 2,89,400। और ये माइनस वाला 10 और 5 15, और 15 और 24 कितना हो रहा है? 39। लेस करो तो कितना बच रहा? 2,79,400 माइनस 39, 2,50,000। 2,50,000 हो गया। इनकम अंडर एक्रूअल बेसिस खत्म। यही तो करना है। तो कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस का सवाल आएगा तो इजीली बना दीजिएगा, समझ रहे? और ऐसे जो पीडीएफ हम दिए हैं उसमें बहुत सारा सम कराए हैं, उसी तरीका से उसको एक बार देख लेना, ठीक है? सर सभी चाहते हैं कि एक बार और रिपीट कर देता हूं। पैसा आएगा तो ऐड करना है, पैसा जाएगा तो लेस करना है। अब प्रॉफिट हुआ है तो पैसा आएगा, क्रेडिट सेल करोगे तो पैसा आएगा। एक्रूअल है ना, बाकी सब लेना। और कैश रहता तो क्रेडिट सेल नहीं आता। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव भी नहीं आता अगर कैश बेसिस रहता। एक्रूअल है इसलिए इनकम अर्न, पैसा आ रहा है, ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो भाई पैसा तो जाएगा ना, तो लेस होगा। रेंट पेड इन एडवांस, पैसा तो दे दिए हो ना। अब रेंट रहता तो रेंट से लेस करता, रेंट तो है या नहीं है, तो एडवांस तो दिया है ना, लेस करो कम से कम। तो रेंट पेड इन एडवांस, क्रेडिट परचेज, उधार में किनो तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो खर्चा है लेस करो, आमदनी है ऐड करो। खर्चा है लेस करो, आमदनी है अब बाहर करो, आ गया। हाँ भाई, सिंपल सा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे तुम लोग अपना दिमाग का दही मत बनाओ। सिंपल सा बात है, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, किसके साथ ऐड होता है? अगर कोई खर्चा दिया रहेगा तब। अब तो कोई खर्चा है ही नहीं है, कोई खर्चा नहीं है तो किसके साथ हम ऐड करें? तो उसको लेस करो तो खर्चा देंगे ना कम से कम। अब है ही तो नहीं, अगर रहता तो किसी में ऐड होकर लेस होता। लेस तो होबे करता, ठीक है? मैसेज कर देंगे। सुनिए, लेस तो होबे करता। मान लो कोई आगे से एक्सपेंस रहता 5,000, तो उसमें ये वाला 10,000 ऐड होता है, तो 10 और 5 कितना लेस हो रहा? 15,000। तो ये आउटस्टैंडिंग लेस तो हो ही रहा है, लेकिन ऐड होके लेस हो रहा है। लेकिन अब खर्चा रहे तब ना ऐड करें, किस में ऐड करें हम? तो नहीं है तो वही लेस होगा, समझे? रेंट पेड इन एडवांस है तो खर्चा है ना, तो कोई रेंट रहता, मान लो रहता 10,000, तो इसमें से घटा देते 5,000, जो बचता है उसको लेस करते। अरे है ही नहीं है तो क्या करें? तो खर्चा हो गया तो लेस करो, समझा क्या बोले? अब आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, अब वैसा नाम रहेगा तब ना ऐड होगा। रेंट प्रीपेड लेस होगा, अब वैसा नाम रहेगा तब ना लेस होगा। अब नहीं है तो रेंट पेड इन एडवांस दे दिए तो खर्चा तो हो ही ना गया, लेस करो चुपचाप। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो खर्चा तो हो ही गया, लेस करो, बात खत्म। इनकम रहता तो ऐड करो, समझ गए? पीडीएफ में और भी 4-5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सुनिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, संपत्ति खरीदने के लिए खर्च करोगे, संपत्ति को बनाने के लिए खर्च करोगे, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। संपत्ति खरीदने के लिए, बनाने के लिए, रजिस्ट्री कराने के लिए खर्च करोगे, उसको कौन सा एक्सपेंडिचर कहते हैं? कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग एसेट और एडिशन टू द एसेट। एक्वायरिंग एसेट और एडिशन टू द एसेट, इसको क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार नहीं लगता है, समझ पा रहे? इट बेनिफिट्स गिव्स मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, लाभ देता है एक साल से ज़्यादा के लिए। एग्जाम्पल लिखा है, परचेज ऑफ एसेट, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, ओवरऑलिंग ऑफ एसेट, लीगल चार्जेज, ये सब एग्जाम्पल लिखा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेली का बिजनेस का खर्च को चलाने के लिए जो पैसा आप खर्चा करिएगा उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेली का खर्च को चलाने के लिए जो आप पैसा खर्चा करिएगा उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
नेक्स्ट चैप्टर है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री माने स्टॉक। इन्वेंट्री माने अब स्टॉक वाला चैप्टर में या तो लीफो फीफो का सम आएगा और या तो एक और तरीका का सम कराएंगे उसके आधार पे आएगा, और नहीं तो कंसेप्ट क्या आएगा। कंसेप्ट क्या सुन लो, इन्वेंट्री इज गवर्न्ड बाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। इन्वेंट्री को चलाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 को बनाया गया था। इन्वेंट्री का सम करने का तरीका होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, जिसको रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं। कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, देखिए भाई लोअर। मान लो 2-4 को प्रोडक्ट दे दिया ABCD और उसका लिख दिया कॉस्ट प्राइस, नीचे लिख दिया मार्केट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू, बोला निकालो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ, तो दोनों में जो छोटा होगा, दोनों में जो छोटा होगा निकाल दीजिएगा। नहीं समझे? मान लो 5 तो प्रोडक्ट दे दिया ABCD ABCDE, उसका लिख दिया कॉस्ट प्राइस और उसके नीचे लिख दिया मार्केट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू, बोल दिया कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ, तो कैसे निकालोगे? हेडिंग दे दोगे कैलकुलेशन ऑफ या कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक, हेडिंग दे दोगे, वैसे ही लिख दोगे प्रोडक्ट ABCDE, यहाँ कॉस्ट प्राइस है, यहाँ मार्केट प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ फिर लाइन टान दोगे सबके सामने, लिख दोगे ब्रैकेट में विच बाई लोअर, विच एवरेज। कंपेयर कर लो दोनों में कौन सा छोटा है, दोनों में कौन सा छोटा है, दोनों में कौन सा छोटा है, मान लो ऐसा, ऐसा मान लो। यहाँ देखो प्रोडक्ट A है, B है, C मान लो। अब कॉस्ट प्राइस दे दिया है 10,000, 20,000, 30,000 और मार्केट प्राइस दे दिया है या रियलाइजेबल वैल्यू दे दिया 8,000, 22,000, 32,000। अभी दोनों में छोटा कौन सा है? 8,000। इधर तो कौन छोटा है? 20,000। इधर कौन छोटा है? तो यही हुआ वैल्यू ऑफ स्टॉक, खत्म। लिख देंगे और इसका ब्रैकेट में लिख देंगे बीच भाई लोअर, बीच एवरेज। कोई फॉर्मेट थोड़ी डालने का दरकार है, ऐसे डाल लो पर्टिकुलर जितना प्रोडक्ट है उसका डाल लो, हेडिंग दे दो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ, तो ये सब नॉर्मल बनता है। अगर पूछा जाए तो समझ पा रहे क्या बोल, हम लिखवाए हैं PDF में, देखिए लिखवाए हैं, कभी मजाक होता है। हाँ कंसेप्ट में तो है, देखिए 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 ना जी, खोलिए तो PDF, उसमें कंसेप्ट लिखाया हुआ है। और बाबू सोना बनिएगा तो एग्जाम नहीं अटेंड होगा। इन्वेंट्री इज गवर्न्ड बाय AS2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, ब्रैकेट में बीच भाई लोअर, देख रहे हो ना। तो प्रोडक्ट अब ज़्यादा है तो फॉर्मेट बढ़ा लो, लाइन बढ़ा लो। उसके बाद देखो क्या है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। 4 तो मेथड है, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। ज़्यादातर फीफो लीफो ही आता है। फीफो माने होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लीफो माने होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो माने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो माने लास्ट इन। फीफो लीफो कैसे बनेगा? एक तो क्वेश्चन है PDF में, वही क्वेश्चन करा दे रहे, इसी क्वेश्चन के माध्यम से फीफो भी करा दे रहे और इसी क्वेश्चन के माध्यम से लीफो भी करा दे रहे, क्या कि रिवीजन क्लास है। और भी फीफो लीफो का क्वेश्चन PDF में हम जो PDF भेजे हैं, समझ रहे हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर दिया हुआ, अगर आपके पास नहीं है तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिए सॉल्यूशन के साथ, ताकि आपको सुविधा हो। समझ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर है, आप प्रैक्टिस उसको कर लीजिएगा। आप सीखे हुए हैं तो रिवीजन तो हो ही गया, आप बना लीजिए। एकदम बाबू सुना वाला है, छोरे हैं तो कर लीजिए। और करना है तो टेलीग्राम में पूरा डिटेल्स लिंक दिया हुआ, उसको कर लीजिए। समझ रहे हैं? देखिए सब, देखिए देखिए पहला क्वेश्चन, प्रिपेयर वैल्यूएशन ऑफ प्रिपेयर स्टोर लेजर अंडर फीफो मेथड। हम इसी सम से आपको फीफो भी दिखा रहे हैं, लिफो भी दिखा रहे हैं। कैसे बनेगा सुनिए, फीफो लिफो बनेगा कैसे ये समझना जरूरी है। ये फॉर्मेट है, डेट, GRN नंबर, रिसिप्ट। रिसिप्ट के अंदर 3 है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। SRN नंबर, इशू के अंदर 3 है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। और बैलेंस के अंदर 3 है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इधर में रिमार्क्स, इधर में रिमार्क्स। सुनिएगा ध्यान से, डेट, GRN नंबर, रिसिप्ट, SRN नंबर, इशू, बैलेंस, रिमार्क्स, ये फॉर्मेट है। रिसिप्ट के अंदर 3 है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इशू के अंदर 3 है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट।
और बैलेंस के अंदर 3 है क्वांटिटी रेट अमाउंट। सुनिएगा ध्यान से और रिमार्क्स चलेगा, सुना ध्यान से एकदम अच्छे सुनिए। अब प्रश्न आता है रिसिप्ट में क्या जाएगा, परचेज रिटर्न रिसिप्ट, परचेज रिटर्न रिसिप्ट रिसिप्ट में जाएगा। जब जब परचेज रिटर्न रिसिप्ट दिखाई देगा उसको रिसिप्ट में। इशू में क्या जाएगा, इशू सेल वेस्टेज शॉर्टेज, इशू सेल वेस्टेज इशू में इधर बैलेंस मिलाते चलिए। रिसिप्ट होगा तो बैलेंस बढ़ेगा, इशू होगा तो बैलेंस घटेगा, रिसिप्ट होगा तो बैलेंस बढ़ेगा, इशू होगा तो बैलेंस घटेगा। और रिमार्क्स में रिमार्क्स लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, रिटर्न है। रिपीट कर रहे, रिपीट है। परचेज रिटर्न रिसिप्ट कहाँ जाएगा, रिसिप्ट में। इशू सेल वेस्टेज शॉर्टेज कहाँ जाएगा, इशू में। बैलेंस मिलाना है, रिसिप्ट के समय बैलेंस बढ़ेगा, इशू के समय बैलेंस घटेगा, और रिमार्क्स में रिमार्क्स लिखना है। चलिए सवाल देखते हैं, देखिए ना समझ में संग संग पूछ लीजिएगा। पहला ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक हमेशा बैलेंस में लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक को बैलेंस बी बाई एफ भी बोला जाता है, ओपनिंग स्टॉक को बैलेंस बी बाई एफ भी बोला जाता है। कौन सा ईयर है भाई, 2022 जैन 1। ओपनिंग स्टॉक को बैलेंस बी बाई एफ भी बोला जाता है। डाल देंगे हम लोग कहाँ पे, बैलेंस में। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 1000 यूनिट है, 10 करके कितना हुआ, 10,000। ये हुआ आपका ओपनिंग स्टॉक। फिर आपका परचेज, 5 तारीख को परचेज है, परचेज कहाँ जाएगा, रिसिप्ट में। कितना है यूनिट, 500। कितना करके, 20 करके। 500 इंटू 20 कितना होता है, 10,000। आगे से कितना, 1000, फिर से ले लिए 500, हो गया आपका 1500। पहला का 10 और दूसरा का कितना, 20। तो 1000 इंटू 10 10,000, और 500 इंटू 20 10,000। 10 और 10 20। कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ, रिपीट कर रहे हैं। 1000 इंटू 10 10,000, ये हुआ ओपनिंग स्टॉक। फिर से हम परचेज कर लिए कितना, 500, कितना करके, 20 करके। तो 500 इंटू 20 कितना हुआ, 10,000। तो आगे से 1000, फिर से ले लिए 500, कितना हो गया, 1500। पहला का रेट 10 और दूसरा का रेट 20, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब इससे मतलब है, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं। क्लियर, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट 8 तारीख को इशू हो रहा है, इशू। फीफो का मतलब होता है कि ऊपर से हम लोग इशू करते हैं, माने सबसे पहले कितना है, 1000। इशू कितना करना है आपको, देखिए क्वेश्चन में 1100। तो 1000 तो ले लिए, कितना करके ले लिए, 10 करके। तो खाली 1000 ही लेना है, और कितना चाहिए, तो पहला बस्ता से तो 1000 ले लिए। बोर्ड में देखिए, पहला बस्ता से 1000 ले लिए, और कितना चाहिए, 100 किससे लेंगे आप, इसमें से। अरे पहला कितना है, तो ले लिए, और कितना चाहिए, तो किधर से लेंगे, इधर, कहे उधर से तो हो नहीं रहा ना। तो 1000 100 1100, और 1000 इंटू 10 10,000, 100 इंटू 20 2,000, 12,000। तो 1000 में से 1000 खत्म, 500 में से 100 गया, कितना बचा, 400। 400 इंटू 20 8,000। फिर क्या है, कितना तारीख, 10 तारीख। क्या है 10 तारीख को, परचेज है 600, कितना करके, 15 करके। 600 15 करके कितना हो, 15 छक्का 9,000। आगे से कितना है, 400। आगे से कितना है, 400, और फिर से कितना ले लिए, 600। तो 400 600 कितना हुआ, 1000। पहला का रेट 20, दूसरा का रेट 15। 400 इंटू 20 8,000, और 600 इंटू 15 9,000। तो 8 और 9 कितना हुआ, 17,000। ये हम लोग का लॉट हुआ। अब इससे मतलब है, जो बैलेंस लेटेस्ट आते जा रहा उससे मतलब, उसको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देखिए क्या है, 15 तारीख को रिटर्न है। रिटर्न कहाँ जाता है, रिसिप्ट में। रिटर्न कितना, 100, कितना करके, 10 करके। कभी कभी ना रिटर्न में रेट नहीं लिखा रहेगा, यहाँ तो रेट लिख दिया 10 रुपये। कभी कभी बोल देगा रिटर्न 100 विच इज इशूड ऑन 8 जैन, विच इज इशूड ऑन। तो 8 जैन का लेटेस्ट वाला रेट कितना है, तो 20 रुपया ले लेते। 100 रेट दिया है ना, कितना करके दिया है, 10। कभी कभी रिटर्न का रेट नहीं रहेगा, ब्रैकेट में डेट लिखा रहेगा कि रिटर्न आया है विच इज इशूड ऑन 8 जैन, विच इज इशूड ऑन। तो 8 जैन का देखो तो रिटर्न का डेट क्या, रिटर्न का 2 रेट है, तो लेटेस्ट वाला लेते हैं। लेटेस्ट कितना है, ये वाला लेते हैं, समझे, तो 20 ले लेते हैं। अगर नहीं दिया रहता रेट तब, अब दिया तो वही लो, कितना दिया है, 10,000। आगे से कितना है, 400, फिर से ले लिए 600, फिर से ले लिए 100, तो कितना हुआ, 1100।
पहला का 20, 15, 10, 4 से इंटू 20 8,000, 9,000, 1,000, 9 1 10 और 8 18,000। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ईशू, कितना तारीख को? 20 तारीख को। ईशू कितना है? 200। तो ऊपर वाला में से आराम से जा रहा है, देखो इस लॉट में से आराम से जा रहा है। 400 में से 200 ले लो, कितना कर रहे? 20 कर। 200 इंटू 20 कितना हो? 4,000। 400 में से 200 गया, कितना बचा? 200, 600, 100, 900, 20, 15, 10, 4,000, 9,000, 1,000। फिर क्या? शॉर्टेज। शॉर्टेज कहाँ जाएगा? इशू में शॉर्टेज कितना? 50 से 22 तक। शॉर्टेज कहाँ जाएगा? इशू में 50। पहला वाला लॉट से काम चल जाएगा। पहला में तो 200 है, देखो पहला वाला लॉट से काम चल जाएगा। तो 50 इंटू 20 कितना हो रहा है? 1,000। और 200 में से 50 गया, कितना बचा? 150। नीचे 600 फिर 100, कितना हो रहा है? 850। पहला का रेट 20, 15, 10, 150 इंटू 20 कितना हो रहा है? 3,000। 600 इंटू 15 9,000, 100 इंटू 10 1,000। तो 9 1 10 और 3 13 हो गया। ये शॉर्टेज था। शॉर्टेज और क्लोजिंग स्टॉक यहीं था, तो शॉर्टेज क्लोजिंग स्टॉक। और रिटर्न वाला में रिटर्न का रिमार्क देता, रिटर्न यहाँ था ना। ये हुआ फिर, ये हुआ फीफो। अब हम लोगों को क्या बनाना है? लीफो। तो लीफो में पोस्टिंग वैसे डालेंगे जब जब परचेज रिटर्न रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट में जाएगा। इशू सेल वेस्टेज शॉर्टेज इशू में जाएगा। बैलेंस को बैलेंस मिलाते चलना है। रिसिप्ट के समय बैलेंस बढ़ेगा, इशू के समय बैलेंस कम होगा। और रिमार्क्स में रिमार्क्स लिखते चलेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन लीफो में ना, फीफो में ऊपर से लेते हैं, लीफो में नीचे से। जैसे फीफो में ऊपर से लिए ना 1000 से, और लीफो से करना होगा तो नीचे वाला लॉट से। मान लीफो में इशू के समय नीचे से लेंगे, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। जैसे यहाँ लॉट है ना 1,500, तो 500 में से लेते, और फीफो में ऊपर से लेते हैं, समझ रहे। लीफो दिखा दे रहे हैं, इसी क्वेश्चन को लीफो से दिखा दे रहे हैं। देखो क्या है, 2022 जैन 1 ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ भाई? तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ डाल देंगे? बैलेंस में। ओपनिंग स्टॉक 1000 10 करके कितना हुआ? 10,000। ये हुआ ओपनिंग स्टॉक। फिर आपको क्या दिया हुआ है? 5 जनवरी को, 5 जनवरी को परचेज। परचेज कितना है? 520 करके कितना हुआ? 10। आगे से कितना है? 1,000 और फिर से ले लिए 500, तो 1,000 और 500 पहला का 10, दूसरा का 20, 10,000, इधर 10,000, 10 और 10। चलिए फिर क्या है? इशू हुआ 1100, 8 तारीख को इशू हुआ 1100। तो इशू नीचे से करना है, तो पहला लॉट में कितना? 500, 500 इंटू 20, और कितना चाहिए? 600। और कितना चाहिए? 600। तो नीचे वाला लॉट खत्म हो गया, ऊपर से लो 600 इंटू 10, 500, 600, 1100। तो यहाँ हुआ 10,000, 600 इंटू 10 6,000, 10 और 6 16। तो 1000 में से 500 में से 500 गया खत्म, और 1000 में से 11 से इशू करना है, नीचे से करना है। नीचे 500 ले लिया, और कितना चाहिए? 600। तो अब इसमें हाथ लगा, 600 कितना करके? 10 करके। तो 500 इंटू 20 10,000, 600 इंटू 10 16। तो 500 600 1100, 10 और 6 16। अच्छा, इधर 1000 में से 500 चला गया, कितना? सॉरी 500 में से 500 गया खत्म, 1000 में से 600 गया, कितना बचा? 4। कितना करके? 10 करके। अभी जो बैलेंस होते जा रहा है इससे मतलब है, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है। फिर क्या देखो, परचेज है 600, परचेज है 600 कितना करके? 10 जनवरी को परचेज है 600, 15 करके, 15 इंटू 6 9,000। आगे से कितना है? 400, फिर से ले लिया कितना? 600। तो 400 600 कितना हुआ? 1000। पहला का रेट कितना है? 10, दूसरा का 15। तो ये हुआ 4,000, ये हुआ 9,000। तो 9 और 4 13। फिर क्या है? रिटर्न। रिटर्न कहाँ जाएगा? रिसिप्ट में 100
10 करके। अगर डेट लिखा रहता तो उस डेट वाला ले लेते, बट डेट तो लिखा नहीं। तो 100 इंटू 10 कितना हुआ 1000, आगे से कितना है 400, 600, 100, 1100, 10, 15, 10, 4000, 9000, 14,000। फिर क्या है 20 तारीख को इशू है, कितना इशू है 200। कहाँ से लेंगे भाई, इशू हुआ है तो कहाँ से लेंगे हम लोग, नीचे से। तो नीचे से तो 100 ही है, 100 इंटू 10, 100 इंटू 10, तो फिर इसमें 100 लेना पड़ेगा, 100 इंटू 15, तो 100 का 100 200, 100 इंटू 10 1000, 100 इंटू 15 1500, कितना हो गया 2500। अच्छा 100 में से 100 खत्म, 600 में से 100 खत्म, कितना बचा 500। तो ऊपर वाला कितना 400 तो एज इट इज है 10 करके, और फिर बचा 500, 400 500 कितना हुआ 900, 400 इंटू 10 4000, और 500 इंटू 10 500, 4 5 9। फिर देखो क्या, फिर आपका शॉर्टेज कहाँ जाएगा, इशू में शॉर्टेज 50 है, नीचे से ले लेंगे कितना है 10, 5000 सॉरी 500। अच्छा देखो यार 400 ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, 400 ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, अब 500 में से यहाँ से 50 चला गया, कितना बचा 450, तो कितना हुआ 400 और 450 850, यहाँ हुआ 4000, यहाँ हुआ 45, 8500। तो ये क्या हुआ शॉर्टेज और लास्ट में क्या बचा क्लोजिंग स्टॉक। और रिटर्न कहाँ पे है यहाँ, ये हुआ लिपो से और ये हुआ फिपो से। थोड़ा फोटो इसको उठा लीजिए, अभी तक इसमें संभव नहीं है। सेल बैलेंसिंग लेजर 10 मार्क का है चैप्टर है, सुनिए। सेल बैलेंसिंग लेजर एप्लीकेबल ऑन अ स्मॉल ट्रेडर हु डील्स विद क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सेल बैलेंसिंग लेजर छोटका व्यापारी लोग के लिए है जो उधार में किनता है उधार में बेचता है। इसमें 4 अकाउंट खोलना पड़ता है, 2 सीखेगा तो 4 का काम हो जाए। तो पहला हम लोग का है डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द जनरल लेजर। डेटर लेजर का दूसरा नाम है सेल्स लेजर, और जनरल लेजर का दूसरा नाम होता है नॉमिनल लेजर। डेटर लेजर का दूसरा नाम होता है सेल्स लेजर, और जनरल लेजर का दूसरा नाम है नॉमिनल लेजर। तो कभी कभी बोलते हैं नॉमिनल लेजर माने जनरल लेजर, सेल्स लेजर माने डेटा लेजर। सेल्स लेजर माने कौन सा लेजर है, डेटा लेजर। इसमें अब बनता कैसे है, ये डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है, सुनिएगा ध्यान से। डेटा लेजर एडजस्टमेंट का फॉर्मेट है, हम पीडीएफ में दिए हैं, एक बार फॉर्मेट पीडीएफ में खोल लीजिए और एक बार समझा दे रहे। पीडीएफ में फॉर्मेट है, खोल लीजिए। ये डेटा लेजर का फॉर्मेट पीडीएफ में दिया हुआ है। तो डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द जनरल लेजर। ओपनिंग डेटा डेबिट वाला को डेबिट में बिडी करना है, ओपनिंग डेटा क्रेडिट वाला को क्रेडिट में बिडी करना है। डेटर का 2 बैलेंस दिया रहेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग। पता कैसे, सॉरी ओपनिंग डेबिट ओपनिंग क्रेडिट ये दिया रहेगा। पता कैसे देखो, ओपनिंग है 1-1 या 1-4 लिखा रहेगा या बोलेगा मैं ओपनिंग हूँ, 1-1 या 1-4 लिखा रहेगा या बोलेगा मैं ओपनिंग हूँ। समझ रहे, फॉर्मेट आपको नहीं मिला जी, यही तो फॉर्मेट है। नीचे जाइए एकदम, नीचे जाइए एकदम, यही तो फॉर्मेट है। हाँ वही सुनिए। तो डेटर का डेबिट वाला को, डेटर का ओपनिंग का डेबिट वाला को डेबिट में बेटी, क्रेडिट वाला को क्रेडिट में बेटी। हेडिंग जनरल लेजर एडजस्टमेंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। अब प्रश्न आता है कि डेबिट में क्या आएगा, सुनिएगा ध्यान से। डेबिट में क्या आएगा, प्रश्न आता है। डेबिट में आएगा क्रेडिट सेल, बिल एंड चेक, डिजॉनर, कैश रिफंड टू कस्टमर। क्रेडिट सेल, बिल एंड चेक, डिजॉनर, कैश रिफंड टू कस्टमर, इंटरेस्ट चार्ज, संडे चार्ज, बिल इंडोर, डिजॉनर। बिल इंडोर सुन लो, डेबिट में क्या आता है, फॉर्मेट में दिए हैं देख लो। डेबिट में आता है क्रेडिट सेल, बिल एंड चेक, डिजॉनर, बिल इंडोर, डिजॉनर, कैश रिफंड टू कस्टमर, इंटरेस्ट चार्ज, संडे चार्ज। ये सब कहाँ आता है, डेबिट में। ये सब कहाँ आता है, डेबिट में। क्रेडिट में क्या आता है, कैश एंड चेक रिसीव, बैड डेट, डिस्काउंटेड आउट, सेल्स रिटर्न।
कैश एंड चेक रिसीव, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, अलाउंस ट्रांसफर, बिल रिसीवेबल, अलाउंस ट्रांसफर, ये सब कहाँ था? क्रेडिट में। कैश एंड चेक रिसीव, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न, अलाउंस ट्रांसफर, ये सब कहाँ था? क्रेडिट में। डेटा लेजर को बनाते समय पीबीडीडी, ट्रेड डिस्काउंट, बिल इंडोज, बैड डेट रिकवरी नहीं आता। डेटा लेजर को बनाते समय कुछ आइटम को नहीं लेते हैं, जैसे बैड डेट रिकवरी, पीबीडीडी, ट्रेड डिस्काउंट, उसके नीचे ही लिखें बिल डिस्काउंट, बिल इंडोज, ये सब नहीं आएगा। तो डेबिट में क्या आएगा? क्रेडिट सेल, बिल एंड चेक डिजॉनर, बिल इंडोज डिजॉनर, इंटरेस्ट चार्ज, सैलरी चार्ज। क्रेडिट में क्या आएगा? कैश एंड चेक रिसीव, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, ट्रांसफर, अलाउंस, ये सब कहाँ आएगा? क्रेडिट। और अंदर में दे देंगे हेडिंग जनरल लेजर, जनरल लेजर। एक क्वेश्चन कराते हैं, नीचे क्वेश्चन भी दिए हैं, देखिए उसके नीचे ही क्वेश्चन है, देख रहे हैं। पहला है ओपनिंग डेटा, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट वाला को डेबिट में बिलिंग करेंगे, क्रेडिट वाला को क्रेडिट में। डेबिट वाला कितना है भाई? 1 लाख। और क्रेडिट वाला कितना है? क्रेडिट वाला आपका 5000। फिर आपको क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कहाँ लिख देंगे? डेबिट में। क्रेडिट सेल कहाँ लिख देंगे? फॉर्मेट याद कर लेना है, जो डेबिट में जाता है उसको डेबिट में लिख देना है, जो क्रेडिट में जाता है उसको क्रेडिट में लिख देना है। क्रेडिट सेल कितना है आपका? 5 लाख। अच्छा, कभी कभी ऐसे दिया जाएगा, टोटल सेल 7 लाख, ब्रैकेट में कैश सेल 2 लाख। तो टोटल सेल में से कैश सेल हटाइएगा, कैश सेल तो आता नहीं है, तो 7 लाख माइनस 2 लाख कितना बचा? 5 लाख। तो टोटल सेल में से कैश सेल हटा दीजिएगा तो क्रेडिट सेल आएगा कभी कभी। हाँ, तो क्रेडिट सेल 5 लाख। कैश एंड चेक रिसीव कहाँ होगा? क्रेडिट में। कैश एंड चेक रिसिप्ट आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? 2 लाख। फिर क्या है? बैड डेट, बैड डेट आपको दिया हुआ 10,000। बैड डेट कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। सेल्स रिटर्न है 5,000। डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। डिस्काउंट अलाउड 15,000। और उसके बाद बिल एंड चेक डिजॉनर, बिल एंड चेक डिजॉनर कहाँ आता है? डेबिट में। बिल एंड चेक डिजॉनर, बिल एंड चेक डिजॉनर कितना है भाई? 10,000। अलाउंस कहाँ आएगा? क्रेडिट में। अलाउंस आपका है 20,000। बिल रिसीवेबल कहाँ आएगा? क्रेडिट में। बिल रिसीवेबल है आपका 1 लाख। ट्रेड डिस्काउंट नहीं आएगा, ट्रेड डिस्काउंट नहीं आएगा, इधर जोड़ेंगे इधर घटा देंगे। और कभी कभी ना डेटर का क्लोजिंग दिया रहता है सवाल में ना, डेटर का क्लोजिंग दिया रहता है, तो डेटर का क्लोजिंग अगर क्रेडिट है ना तो डेबिट में जाएगा, और डेबिट है तो क्रेडिट में जाएगा। डेटर का क्लोजिंग अगर डेबिट है तो क्रेडिट में, और क्रेडिट है तो डेबिट में। सुन रहे हैं ना? कभी कभी डेटर का क्लोजिंग रहता है, इसमें नहीं है तो इधर जोड़ेंगे इधर घटा देंगे। इधर जोड़ रहे हैं तो आ रहा आपका 6,10,000, और इधर माइनस करेंगे तो 6,10,000 माइनस करने पे आ रहा है आपका 2,55,000। ये हुआ आपका बाई बैलेंस शीट, बाई बैलेंस शीट। अब इसी का उल्टा वाला भी एक तो मेथड आता है। इन द जनरल बोलेगा तो ऐसे बनेगा, और कभी कभी इसी चीज़ को बोलता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द डेटा लेजर या इन द सेल लेजर। इन द डेटा लेजर या तो इन द सेल्स लेजर, तो फॉर्मेट सेम होगा। अंदर में जनरल के बदले क्या हो जाएगा? टू डेटा लेजर एडजस्टमेंट बाय डेटा लेजर एडजस्टमेंट, टू डेटा लेजर एडजस्टमेंट बाय डेटा लेजर, और ये जितना डेबिट में आया है सब क्रेडिट में कर देना है। सवाल सेम बनेगा, डेबिट वाला को पूरा क्रेडिट में, और जितना क्रेडिट में आया है इसको डेबिट में कर देना है। इधर जोड़ेंगे इधर, कब कब उल्टा बनेगा? जब क्या पूछा रहेगा? इन द डेटा लेजर, इन द जनरल लेजर माने सीधा वाला सम है, डेबिट वाला को डेबिट में, क्रेडिट वाला को। लेकिन यही पूछ दिया इन द डेटर, तो पूरा डेबिट वाला को उठा के क्रेडिट में, और क्रेडिट वाला को उठा के डेबिट में। ये दो मेथड खत्म हो गए। सीधा वाला कौन है? इन द जनरल लेजर, इन द जनरल लेजर सीधा वाला है। उल्टा वाला कौन है? इन द डेटा लेजर, इन द, ठीक है। अब दो ठो खाली मेथड बच गया, क्रेडिटर लेजर, तो इसमें भी सीधा उल्टा है। इन द जनरल बोला माना सीधा है, और इन द क्रेडिटर बोला माना उल्टा है। क्रेडिटर लेजर का दूसरा नाम होता है परचेज लेजर, बाउट लेजर, परचेज लेजर, बाउट लेजर, परचेज लेजर, बाउट लेजर। ये किसका नाम होता है भाई? क्रेडिटर लेजर का। क्रेडिटर लेजर का भी हम फॉर्मेट दिए हैं, थोड़ा आप स्वाइप करके आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा क्रेडिटर लेजर का, उसी में फॉर्मेट। बहुत आगे नहीं बढ़ना है, थोड़ा सा आगे बढ़िए, आपको 2-3 पेज बढ़िए आपको मिल जाएगा। मिला?
क्रेडिटर लेजर का फॉर्मेट। अब क्रेडिटर लेजर में कैसे होगा सुनिएगा। क्रेडिटर का ओपनिंग को लिख देंगे बाई प्लस बीटी। हो गया ठीक हो गया। ओपनिंग क्रेडिटर क्रेडिट वाला को क्रेडिट में बीटी और इधर टू बैलेंस बीटी, और ओपनिंग क्रेडिटर डेबिट वाला को डेबिट में बीटी। ओपनिंग क्रेडिटर डेबिट वाला को डेबिट। हेडिंग दे देंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इधर भी हेडिंग दे देंगे बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट। अब प्रश्न आता है डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। क्रेडिट में सुन लो क्या आएगा। क्रेडिट परचेज बिल्स पेबल डिजॉर्नर, क्रेडिट परचेज बिल्स पेबल डिजॉर्नर, क्रेडिट परचेज बिल्स पेबल डिजॉर्नर, बिल इन डोर डिजॉर्नर, क्रेडिट परचेज बिल्स पेबल डिजॉर्नर, बिल इन डोर डिजॉर्नर, इंटरेस्ट चार्ज क्रेडिट में आएगा। कहाँ आएगा? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट परचेज बिल्स पेबल डिजॉर्नर, बिल इन डोर डिजॉर्नर, इंटरेस्ट चार्ज, ये सब कहाँ आएगा? क्रेडिट में। कहाँ आएगा? देखो लिख के दिए हैं, क्रेडिट परचेज बिल्स पेबल डिजॉर्नर, चेक डिजॉर्नर, बिल इन डोर डिजॉर्नर, ये सब क्रेडिट में। डेबिट में क्या आएगा? कैश पेड, कैश एंड चेक पेड टू क्रेडिटर, डिस्काउंट रिसीट, परचेज रिटर्न, बिल्स पेबल, समझ पा रहे? ट्रांसफर, ये सब कहाँ आएगा? डेबिट में। ये सब कहाँ आएगा? देखिए डेबिट में लिख के दिए हैं, कैश एंड चेक पेड, परचेज रिटर्न या दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, बिल्स पेबल, बिल इंडोर्स, ट्रांसफर, डिस्काउंट रिसीट, कहाँ आएगा? डेबिट। कहाँ आएगा? तो क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट परचेज बिल एंड चेक डिजॉर्नर, बिल्स पेबल एंड चेक डिजॉर्नर, इंटरेस्ट चार्ज, बिल एंड डोर डिजॉर्नर, ये सब कहाँ आएगा? क्रेडिट में। कहाँ आएगा? डेबिट में क्या आएगा? कैश एंड चेक पेड टू क्रेडिटर, बिल्स पेबल, परचेज रिटर्न, ट्रांसफर, समझ पा रहे? बिल इंडोर्स, ये सब कहाँ आएगा? डेबिट में। कहाँ आएगा? क्रेडिटर का क्लोजिंग दिया रहेगा, क्रेडिटर का क्लोजिंग को डेबिट वाला को क्रेडिट में ला के लिख देंगे और क्रेडिट वाला को डेबिट में, डेबिट वाला को क्रेडिट में, क्रेडिट वाला को क्लोजिंग हमेशा उल्टा होता है, डेबिट वाला को क्रेडिट में, क्रेडिट वाला को डेबिट में। तो फॉर्मेट ये रहा क्रेडिटर का। इधर क्या लिखेंगे? क्रेडिट परचेज, बिल्स पेबल चेक डिजॉर्नर, बिल इन डोर डिजॉर्नर। इधर में आएगा कैश एंड चेक पेड, बिल इन डोर, बिल्स पेबल, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीट, ये सब इधर है। ठीक है। एक क्वेश्चन वहीं पे दिए हैं, थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा सा बढ़ाइए, दिखाई दिया? ओपनिंग क्रेडिटर दिखाई दे रहा? वहीं पे है तो क्वेश्चन देखो, ओपनिंग क्रेडिटर कितना है? क्लोजिंग, तो सॉल्यूशन में क्या लिखिए? 1 लाख। ओपनिंग क्रेडिटर 90,000, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट वाला को क्रेडिट में, डेबिट वाला को डेबिट में। क्रेडिट परचेज कहाँ होगा? इधर क्रेडिट परचेज 40,000, बिल्स पेबल कितना है? 20,000, कैश एंड चेक पेड कितना है? कैश एंड चेक पेड 25,000 और परचेज रिटर्न 4,000, बिल इन डोर डिजॉर्नर इधर। अब कोई भी क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं है, हम अपना बना दिए दो क्वेश्चन। नहीं, ये वाला सॉल्यूशन है उसका। ऐसा जो भी हो, हम तो अपना कर रहे हैं। ये दूसरा है, बिल इन डोर डिजॉर्नर क्वेश्चन ठीक है ना? हाँ। बिल इन डोर डिजॉर्नर कितना है भाई? 500। बिल्स पेबल डिजॉर्नर कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। बिल्स पेबल डिजॉर्नर कितना है भाई? और कैश परचेज नहीं आता। कैश परचेज क्या करेंगे? क्रेडिट में जोड़ेंगे, डेबिट में घटा देंगे। क्रेडिट में जोड़ के कितना हो रहा है? 1,32,500। 1,32,500 नहीं हो रहा है? हाँ 1,32,500, 1,32,500, 1,32,500 लेस करिए, जो बचेगा वो क्या बचेगा? सीडी 68,500। जो पीडीएफ से देख रहे हैं उसका ऊपर वाला सॉल्यूशन है, जो पीडीएफ से देख रहे हैं उसका ऊपर वाला सॉल्यूशन। ठीक है। तो इधर जोड़ देंगे, इधर घटा देंगे, इधर जोड़ देंगे, इधर
अभी कैसे बनेगा? इन द क्रेडिटर लेजर मैंने उल्टा, इन द जनरल लेजर मैंने सीधा, इन द क्रेडिटर लेजर मैंने उल्टा। तो ये पूरा डेबिट वाला क्रेडिट में, और क्रेडिट वाला डेबिट में, पूरा डेबिट वाला और क्रेडिट वाला, बस यही कर देना उल्टा। समझ गए हैं? जाकर जितना पढ़ा है उसको गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद अपने से पढ़ना है। पढ़ाया तो इतना दिन गए ही है, ठीक है। कल सुबह 8:30 बजे पार्ट 2 रिवीजन करा देंगे, ठीक है। दैट्स सर फिर से और बताइए ना, कौन सा बेटा? कौन कहाँ जा रहा है? कौन कहाँ जा रहा है याद करना पड़ेगा। फॉर्मेट दे दिए हैं, सुन लो ध्यान से। डेबिट वाला को डेबिट में भरना, क्रेडिट वाला को क्रेडिट में भरना। फॉर्मेट देखो, इधर में आता है क्रेडिट परचेज, बिल इंडोर डिजॉनर, ये वाला समझ में आ गया ना। क्रेडिट परचेज, बिल इंडोर डिजॉनर, बिल्स पेबल डिजॉनर, इधर क्रेडिट में लिखते हैं। डेबिट में लिखते हैं कैश एंड चेक पे, डिस्काउंट रिसीट, परचेज रिटर्न, ट्रांसफर, अलाउंस, ये सब इधर लिखते हैं, ठीक है। अब इधर जोड़ दिए इधर, आप फॉर्मेट याद कर लो। डेबिट वाला को डेबिट में बैठा दो, क्रेडिट वाला क्रेडिट में बैठा दो। फॉर्मेट तो दिया ही है, और इसको उल्टा ये बनाओगे ना। इन द क्रेडिटर लेजर पूछेगा तो उल्टा, पूरा डेबिट वाला को क्रेडिट में और क्रेडिट वाला को डेबिट। समझ गए ना? कौन क्रेडिट उल्टा है? इन द क्रेडिटर, इन द डेटर उल्टा है, और इन द जनरल बोलेगा तो सीधा है। पहचानना होगा एग्जाम में कि सीधा वाला है तो उल्टा होगा। समझ रहे हैं? जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ रहे हैं जितना पढ़ाए हैं। और पार्ट 2 कल सुबह 8:30 बजे रिवीजन करो।